नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 पर। मैं अजय तिवारी आज उपस्थित हूँ क्लास नंबर 15 लेकर के संस्कृत की, जिसमें संधि आपको लगातार पढ़ाया जा रहा है। 3 क्लासेस हो चुकी हैं और संधि में ही आज क्लास नंबर कौन सी होने जा रही है? क्लास नंबर आपकी 14 होने जा रही है। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दें और फटाफट जुड़ जाइए स्टडीशाला 2.0 के साथ। हम लोगों ने पढ़ लिया था अयादि संधि तक और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि का अगला पार्ट, है ना? छठी नंबर संधि कौन सी? स्वर संधि में जो छठा पार्ट है स्वर संधि का, यह है पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि में क्या होता है? इसका सूत्र होता है एंग पदा एंग पदांतादति। इसका मतलब एंग का मतलब हो गया एंग प्रत्याहार। एंग का मतलब क्या हो गया? एंग प्रत्याहार। तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? ए और ओ है। आप जब माहेश्वर सूत्र देखेंगे तो उसमें एंग प्रत्याहार में ए और ओ दो वर्ण आते हैं, है ना? तो ए और ओ, एंग का मतलब क्या हो गया? ए और ओ, यहाँ पे कर लीजिएगा एंग। और पदंतात का मतलब क्या हो गया? पद के अंत में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पद है ना? और पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब हमने आपको संज्ञा में बताया था। पद एक एक संज्ञा होती है, पद संज्ञा। पद संज्ञा क्या होती है? जो समझ लीजिए शब्द रूप हो या धातु रूप हो, वो ही पद होते हैं, है ना? सुबंत और तिगंत आप लोगों ने पढ़ा होगा ना? तो यानी कि जो शब्द रूप और धातु रूप जिनके बनते हैं वही पद होते हैं। तो अगर पद आ रहा है तो ये पद के अंत में, अभी इसका हम वो करेंगे। और उसके बाद पदांता, ये था पदांत, और उसके बाद में अति है। क्या है? अति है। तो अति का मतलब हो गया हर्ष आ के आने पर। अति का मतलब क्या हो गया? हर्ष आ के आने पर। तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी? जब पद के अंत में ए या ओ के बाद, जब पद के, ध्यान यहाँ ये ध्यान देना है, पद के अंत की बात हो गई है, शब्द के नहीं। शब्द तो है ना आपके, पद और शब्द में अंतर होता है ना। मतलब पद भी शब्द ही है, लेकिन पद उनको कहेंगे जिनका जिनका शब्द रूप और धातु रूप होता है। तो ए या ओ के बाद में हर्ष आ आए, है ना? जब पद हो, पद के अंत में ए या ओ दिख जाए, पद के अंत में ए की मात्रा दिख जाए या ओ की मात्रा दिख जाए, ए या ओ का मतलब क्या हुआ? ए की मात्रा या ओ की मात्रा। और उसके तुरंत बाद आ जाए तो क्या होता है? आ का पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? आ जो है ना, उसका पूर्व रूप हो जाता है। अब पूर्व रूप का क्या मतलब होता है, ये अभी हम एग्जाम्पल से आपको पूरा बता देंगे। पूर्व रूप का क्या मतलब होता है? अपने रूप को छोड़कर, यानी आ जो है ना, आ नहीं रह जाएगा। जो यहाँ पे आ है वो आ नहीं रह जाएगा। क्या होगा? अपने रूप को छोड़कर पूर्व वर्ण मतलब इस जो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि अभी एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि अपने रूप को छोड़कर पूर्व वर्ण जैसा, यानी उसके पहले जो वर्ण है, जो वर्ण होगा उसके जैसा ही हो जाना पूर्व रूप है। अर्थात, अर्थात का मतलब देखिए, यानी कि आ वर्ण, जो आ वर्ण है वो जाके ए या ओ में मिल जाएगा, है ना? अभी एग्जाम्पल से आप और क्लियर हो जाएंगे। ए या ओ में जाकर मिल जाएगा और हर्ष आ की जगह पर अवग्रह लग जाएगा। अवग्रह का साइन ऐसे होता है ना, का चिन्ह लग जाएगा, अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। संक्षेप में आप कहें तो अगर ऐसे आप इसको सूत्रवत अगर देखें तो पद के अंत में ए और ओ है और उसके बाद में आ है, तो वहीं पर पूर्व रूप की संधि हो जाएगी। यहाँ देखिए, ए और ओ प्लस आ बराबर ये अवग्रह का साइन लग जाएगा, है ना? लेकिन ये होना चाहिए पद के अंत में, है ना? और अगर शब्द के अंत में अगर ऐसा हो जाएगा, शब्द के अंत में हमने बताया था आपको ए या ओ के बाद कोई जो है आ रहा है या आ रहा है ना? तो ये हो जाता था क्या? ये यहाँ पे देखिए, ए के बाद में आ आने पर शब्द के अंत में अगर ए आ रहा है और उसके बाद आ आता था,
तो अय हो जाता था अयादि संधि में, इसके पहले वाली ही संधि में ओ में क्या हो जाता था, अव हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझिएगा कि अयादि संधि में कह रहा था जब शब्द के अंत में ए आए, शब्द के अंत में ए आए और उसके बाद आ जाए तो अय हो जाएगा, और ओ के बाद में अगर आ आएगा तो अव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखिए ए ही आ रहा है, यहाँ पे भी ए और ओ आ रहा है, ए और ओ के बाद में आ रहा है, पर यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पद के अंत में आना है। यहाँ एक शब्द जुड़ रहा है पद, अगर पद के अंत में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, अवग्रह का साइन हो जाएगा। लेकिन अयादि संधि में अय अव हो जा रहा था, तो अयादि संधि यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ शब्द की बात नहीं कर रहा है, यहाँ शब्द के अंत की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पद के अंत की बात कर रहा है। यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, पद के अंत में ए या ओ आए, अगर शब्द के अंत में ए या ओ आए और उसके बाद आ आएगा तो अय हो जाता, और अव हो जाता, ओ के बाद में आ जाता तो अव हो जाता, जैसे पो प्लस अन पवन, है ना। तो यहाँ पे पद, पद का मतलब आपको जाके पद को जाके आपको समझना पड़ता, पद को आपको जाके संज्ञा प्रकरण में समझना पड़ेगा कि पद क्या चीज होता है। पद वही होता है, शॉर्ट में समझ लीजिए कि शब्द रूप जिसका बन जाए, जिसका धातु रूप बन जाए, वही पद होता है। और अगर उसके अंत में ए और ओ आया और उसके तुरंत बाद में आ गया तो ये समझ लीजिए कि उसका सिर्फ अवग्रह हो जाएगा, यानी पूर्व रूप संधि पे वहां पे हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे हरे प्लस अव, है ना, हरे प्लस अव, यहाँ पे देखिए क्या है, हरे प्लस अव, है ना। तो अगर इसको हम तोड़ें देखिए तो यहाँ पे ए की मात्रा है ना, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हर और ए की मात्रा है और अव है ना। अब यहाँ पे कह रहा है ए के बाद में आ गया, लेकिन ये पद है, हरि शब्द का, हरि शब्द का होता है ना शब्द रूप, हरि हरिम हरिणा हरे, है ना। तो ये हरि क्या है, एक पद है, तो पद के अंत में ए आया है तो ए और आ जो है, तो इसमें आपका जो परिभाषा कह रही है कि आ जाके ए में मिल जाएगा, है ना, और इसकी जगह पर अवग्रह हो जाएगा। तो हर, तो ए रहेगा ही, हर और ए ये रहेगा, आ का काम खत्म होके एक ये आ जाएगा अवग्रह और वाह, ठीक। अब ये ए जो है फिर जाके मात्रा बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हरे और ये अव, हरे अव, क्या हो जाएगा, हरे अव, क्या बन जाएगा, हरे अव। तो आपने देखा कि ए की मात्रा आई और उसके तुरंत बाद में आ आया, तो अवग्रह शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर संधि विच्छेद वर्ण विच्छेद ना करना हो तो आप देखिए यहाँ पे तुरंत आप मात्रा देखिए कि ए है उसके बाद में आया, तो तुरंत यहाँ पे आ को जो है यहाँ पे क्या करिए, भाई ए आया, ए के बाद में आ आया, ए के बाद में क्या आया, आ आया, तो ए के बाद में आ आया, तो ये समझ जाए कि ए पद है और यहाँ आ रहा है, तो ये आ का ये हो जाएगा और हुआ बस, ठीक। आ को ही किस में कन्वर्ट कर देना है, आ को कन्वर्ट कर देना है विग्रह में, आ को किस में कन्वर्ट कर देना है, विग्रह, ओ सॉरी अवग्रह में कर देना है, इसको अवग्रह बना देना है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। ये क्या, हाँ तो ध्यान दीजिएगा कि आपने ए देखा उसके तुरंत बाद आ देखा, तो आ का ही अवग्रह हो जाएगा, बाकी ये हरे तो पूरा रहेगा ही, हरे तो पूरा है ही, वह भी है, सिर्फ इस आ का अवग्रह कर देना, हरे एव हो जाएगा, ठीक है। पर नियम आप लोग समझते रहें कि क्यों होता है, क्यों अग्रह लगता है, क्योंकि पद के अंत में ए आ जाए या तो ओ आ जाए,
अगर पद के अंत में ए और ओ आ रहा है तो उसका वहाँ पे अवग्रह हो जाएगा। अब उदाहरण आप लोग देखिए, उदाहरण देखिए। अब देखिए जैसे विष्णु प्लस अव, क्या है? विष्णु प्लस अव। अब यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा दिखी और ओ की मात्रा के तुरंत बाद आ दिखा। और ये देखो विष्णु जो है क्या है? विष्णु क्या है? पद है। विष्णु क्या है? पद है। पद आपको समझना पड़ेगा, पद संज्ञा जाके पढ़ेंगे, वहां पे हमने डिटेल में बताया है कि पद क्या है। तो विष्णु क्या है? विष्णु पद है, और पद के अंत में ओ दिख गया और उसके बाद में क्या दिख गया? ह्रस्व आ दिख गया। तो क्या कह रहा है कि ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, और इसके यहाँ पे अवग्रह हो जाएगा और हुआ विष्णुवव। क्या हो जाएगा? विष्णुवव हो जाएगा। ठीक भाई, ए आया है ना? ये विष्णुवव का था। अब यहाँ पे देखिए, एक है रमे प्लस अत्र, है ना? रमे प्लस अत्र, तो ये रमा का शब्द रूप है, ये शब्द रूप है ना रमा का। तो रमा का शब्द रूप है, तो ये क्या हो गया? पद हो गया। और पद में देखिए ए की मात्रा लगी है। पद में क्या लगा है? अगर पद के अंत में ए की मात्रा लगी है और उसके तुरंत बाद आ रहा है, पद के अंत में ए की मात्रा, उसके तुरंत बाद आ, तो तुरंत कुछ नहीं होगा, सिर्फ रमे तो है ही है। रमे पहला वर्ण वैसे रहेगा। आ में जो है, आ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अवग्रह में। और त्र है तो त्र लिख दिए, रमेयत्र हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रमेयत्र हो गया है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ते प्लस अद्य, है ना? ध्यान से देखिएगा, ते प्लस अद्य, तो ते क्या है? ते में देखिए ए की मात्रा है और उसके तुरंत बाद हर्ष आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, ते का ते ऐसे रहेगा, और इस आ की यहाँ पे ये अवग्रह हो जाएगा, औद्या। क्या हो जाएगा? तेयद्य। क्या हो जाएगा? तेयद्र। ऐसे वने अत्र, तो वने तो है ही है, यहाँ पे वने है ही है, इसका अवग्रह हो जाएगा, तो वही यहाँ पे क्या हो गया है? वनेयत्र। क्या हो गया है? वने अत्र। यानी पद के अंत में ऐसे, रमे अत्र हमने आपको बता ही दिया, तेयद्य बता ही दिया है, वने अत्र, है ना? वने अत्र। तो यहाँ पे भी देखिए ए आया, इसके तुरंत बाद आ आया, ए आया, उसके तुरंत बाद क्या आया? ए आ गया। तो ए की मात्रा, क्योंकि ये पद है, ए की मात्रा के बाद आ आया, तो ये वने तो पूरा रहेगा ही, और यही आ जो है आपका अवग्रह में चेंज हो जाएगा, और त्र है, तो ये क्या हो जाएगा? वनेयत्र हो जाएगा। बस ध्यान आपको पद में रखना है ना? ऐसे यहाँ पे देखिए बालको अपि, क्या लिखा है? बालको अपि, यहाँ पे ओ की मात्रा आ गया। कंडीशन दो ही है, ए या ओ। पद के अंत में ए या ओ आए और उसके बाद में ह्रस्व आ जाए, तो ह्रस्व आ गया, तो ये क्या हो जाए? ये क्या हो जाएगा? बालको तो पूरा रहेगा ही, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, बालको तो पूरा रहेगा ही। ये आ को सिर्फ अवग्रह बना देना है, और इसको पढ़ा आ ही जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? बालको अपि। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? बालको अपि हो गया। यहाँ पे को प्लस है अपि, तो को तो पूरा का पूरा यहाँ लिखा ही है, इस आ को ही अवग्रह बना देना है, को अपि हो गया। गुरो अव, क्या है? गुरो अव, तो गुरो तो पूरा लिखा ही है, इस आ की जगह पर ये आ गया है यहाँ पे, भाई यही तो हुआ है, गुरो के यहाँ पे अवग्रह आ गया, गुरो अव। नमो अस्तु अगर देखने जाएंगे, क्या? नमो अस्तु, तो नमो पूरा क्या है? नमो ही है, ठीक है, नमो ही है। और आ की यहाँ पे ये अवग्रह हो गया है, क्या हो गया है? जो एस लिख दिया गया है, एस, एस के आकार में जो है वो अवग्रह है ना? और अस्तु लिखा है, अस्तु लिख दीजिए। तो पूर्व रूप संधि हमारा यहीं पे क्या होता है? क्लियर हो जाता है। तो पूर्व रूप संधि में आपको बस इतना ध्यान देना है कि पद के अंत में, पद के अंत में यानी पदांत आप इसको कह सकते हैं, पद के अंत में अगर ए या ओ आ रहा है और उसके तुरंत बाद आ रहा है, तो कुछ नहीं होता, इस आ का अवग्रह हो जाता है, और वो शब्द जो है वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसको एक दो बार पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। पररूप संधि, अगली संधि कौन सी है? संधि नंबर 7, है ना?
संधि नंबर 7 जो आती है, स्वर संधि के 8 पार्ट होते हैं, स्वर संधि के 8 पार्ट होते हैं। तो ये संधि, ये संख्या कौन सी है? संधि संख्या है 7वीं। स्वर संधि का 7वां पार्ट है। कौन सा है? पररूप संधि। पररूप संधि का क्या होता है? एंग पररूपम। क्या होता है? एंग पररूपम होता है। तो है ना, तो एंग एंग पररूपम का मतलब होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे पररूप संधि की। तो पररूप संधि का परिभाषा में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, देखिए प्रैक्टिस जो है ना आपको लगातार करना पड़ेगा। अकारांत उपसर्ग के बाद में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अकारांत का मतलब ऐसे, और यहाँ पे उपसर्ग, ऐसे उपसर्ग जिनका अंत आ से हो रहा है ना, जिनका अंत आ से हो रहा है। जैसे पर क्या है? एक उपसर्ग है, और पर में आ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? पर, है ना। ऐसे एक है प्रा, एक उपसर्ग कौन सा है? प्रा। तो प्रा में देखिए प्रा प्लस आ आता है ना। क्या आता है? प्रा प्लस आ आता है। तो ऐसे उपसर्ग जिनका अंत आ हो, जिनका अंत में जिनके अंत में आ हो, क्या हो? आ हो, है ना। यानी ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में आ हो, जिनके अंत में क्या हो? आ हो, और उसके उसके ठीक बाद क्या हो? ए और ओ से प्रारंभ होने वाले धातु रूप, ए और ओ से प्रारंभ होने वाले धातु रूप। तो शब्द रूप होता है एक होता है धातु रूप। तो अगर कोई ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में आ रहा हो, और उसका मिलन किससे हो रहा है? ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु से अगर हो रहा है, उसका मिलन होता जा रहा है, तो वो वहां पे क्या हो जाता है? पररूप हो जाता है। क्या होता है? पररूप संधि हो जाती है। यानी इसका पररूप का मतलब क्या होता है? पर मतलब बाद, है ना, और बाद वाले वर्ण के समान हो जाना ही पररूप है, जो बाद वाले वर्ण की तरह हो जाए। अभी हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। उदाहरण देखिए, क्या कह रहा है? प्रा। प्रा क्या है? ये एक उपसर्ग है। पहली कंडीशन तो ये है कि उपसर्ग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अवर्णांत वाला हो। अवर्णांत का मतलब जिसका अंत आवर्ण से हो रहा हो, यानी अकारांत, है ना। अकारांत यानी जिसके अंत में आए। तो प्र के अंत में आ रहा है, देखिए प्र प्लस आ हो रहा है ना। तो उसके तुरंत बाद में ए या ओ से शुरू होने वाली धातु रूप आ जाए, तो दोनों के मिलन से पररूप संधि हो जाती है। जैसे उदाहरण आपका दे रहा है, प्र प्लस एजते, है ना। क्या दे रहा है? प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते। तो यहाँ पे प्रा क्या है? प्रा प्रा क्या है? यहाँ पे प्रा जो है उपसर्ग है, और उसके अंत में क्या आ रहा है? उसके अंत में क्या आ रहा है? उसके अंत में आ रहा है आपका आ। अब वैसे आपको जनरली जो हम लोगों ने बताया है, वृद्धि संधि में आ के बाद में ए आने पर ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है, यानी ऐ की मात्रा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब उपसर्ग होगा, उपसर्ग हो, यहाँ पे कह रहा है उपसर्ग हो, उसके अंत में आ हो, और एजते ये धातु रूप है, ए या ओ से शुरू होने वाली धातु हो जाए, तो वहाँ का संधि विच्छेद वहाँ पे क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, प्रा प्लस एजते, अगर ध्यान दीजिए तो प्रा प्लस एजते, तो प्रा एक उपसर्ग है, इसके अंत में आ रहा है, इसके अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि प्रा प्लस आ प्लस एजते होगा, है ना। तो इसका हो जाएगा प्रेजते। तो आ जो है ना, इस ए में मिल जा रहा है। आ क्या हो रहा है? इस प्रा में मिल जा रहा है, तो प्रा हो जा रहा है। और एजते जो ये ए है, इसकी मात्रा जाके बन जा रही। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? आ पर वर्ण ए में जाकर मिला, है ना। आ जा आ जो है, यानी ये जो ए है ना, ये ए, इस ए की यहाँ पे क्या होगी? मात्रा बनेगी, है ना। ए की क्या बनेगी? मात्रा बन जाएगी। और जते है तो जते, यहाँ पे देखिए जते है तो जते तो पूरा लिखा जाएगा। और जो ए था,
ये ए क्या बन गई, मात्रा बन गई, और ये मात्रा किस पे लगेगी, इसी प्रा पे लग जाएगी। किस पे लग जाएगी, इसी प्रा पे लग जाएगी। तो खोज क्या जाएगा, प्रेजते। प्रेजते कई बार पूछा भी गया है, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल ले लिया है। तो प्रेजते पररूप संधि का उदाहरण है। प्रेजते किस संधि का उदाहरण है, तो प्रेजते पररूप संधि का उदाहरण है। अब देखिए उप प्लस औसति क्या है, उप प्लस औसधि, औसति संधि विच्छेद अगर देखेंगे तो उप भी क्या है, एक उपसर्ग है, औसति भी क्या है, धातु रूप है। तो वो भी कैसा धातु रूप, जो ओ से स्टार्ट हो रहा है। धातु रूप तो हो पर ए या ओ से स्टार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए से स्टार्ट हो या तो ओ से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो ओ की मात्रा है, डायरेक्ट आपको इतना ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। उप तो लिखा ही है, इस ओ को जो है ना मात्रा बना देना है, और मात्रा बना के कहाँ लाना है, पा में ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, उप, उप तो था ही, इस ओ को क्या करना है, मात्रा बना देना है, और प्लस का चिन्ह हटा देना है। तो ये ओ की मात्रा बना दी, और सती क्या हो जाएगा, उपोषति। पररूप संधि में जो यहाँ पर होगा ओ या ए, उसी की मात्रा बना करके हम उसके अगले वाले पे लगा देंगे। जैसे प्रेजते भी था तो प्र प्लस एजते था। तो सिंपली आप अगर ऐसे देखिए तो यहाँ पे उपसर्ग दिख गया आपको, यहाँ पे एजते क्या है, धातु रूप है। अब ए जो है ना, इसी जाके ये ए की मात्रा ए की मात्रा कहाँ जाके लग जाएगी, इसी प्रा पे। तो प्रा था ही, ए क्या बन गया, यहाँ जाके मात्रा में, यहाँ मात्रा बन के प्रा पे लग गया, और जते क्या हो गया, प्रेजते हो गया। ऐसे उपोषति में है ना, ऐसे प्रा प्लस औसति, तो इसी ओ को क्या किया गया, ओ की मात्रा के प्रा पे लग गई। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा यही तो है, यही तो है ओ की मात्रा, और प्रा पे लग गई तो प्रो तो हो ही गया, और क्षति था प्रोक्षति हो गया। ऐसे अव प्लस ए ही है, यहाँ भी आ रहा है, अव में आ रहा है, तो ये ए की मात्रा कहाँ लग जाएगी, ए की मात्रा लाके इसी वा पे लग जाएगी, और ही तो अवे ही, ये जाके अवे ही हो गया। क्या हो गया, अवे ही हो गया। तो इस तरह से आपका पररूप संधि समाप्त होता है। अगली संधि कौन सी आती है, प्रकृति भाव संधि ना। संस्कृत में स्वर संधि का जो अंतिम है वो क्या है, वो क्या है, प्रकृति भाव संधि है। तो इसमें इसका सूत्र क्या होता है, प्लुत प्रगृह अचिनित्यम। प्लुत और प्रगृह वर्ण, प्रगृह क्या है, हमने बताया था, एदि द्विवचनम प्रगृहम, ये बताया था ना। तो प्रगृह वर्ण को प्रकृति भाव का प्रकृति भाव होता है यदि बाद में स्वर वर्ण आए तो, यदि बाद में क्या आए, स्वर वर्ण आए, यानी प्लुत हो, प्रगृह हो, और कोई उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो वहाँ पे प्रकृति भाव संधि होगी। उदाहरण देखिए, उदाहरण हरि प्लस ए, तो हरि क्या है, हरि क्या है, हरि क्या है, हरि एक हरि क्या है, प्रगृह संज्ञा है। क्या है, प्रगृह संज्ञा है। कैसे, प्रगृह संज्ञा की परिभाषा आप देखिए क्या होता है, दीर्घ इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक, इकारांत हो और उकारांत हो, यानी दीर्घ दीर्घ हो, है ना, यानी यहाँ पे ये कर लीजिए। तो इनकी द्विवचन अगर दो वचन में है तो इनकी प्रगृह संज्ञा होती है ना। जैसे हरि है, हरि देखिए क्या है, हरि क्या है, हरि में बड़ी की मात्रा हो गई तो दीर्घ है ना। विष्णु बड़ाऊ है ना। गंगे यानी दीर्घ इकारांत और उकारांत, यानी बड़ी ई की मात्रा है और बड़ाऊ की मात्रा है और ए की मात्रा आ जाए अंत में। ठीक, और वो द्विवचन में हो, और वो द्विवचन में हो तो उन्हीं की प्रगृह संज्ञा होती है। तो प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा प्लस कोई भी स्वर का प्रकृति भाव संधि हो जाता है, और उसमें कोई प्रकृति भाव संधि में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो कैसे, उदाहरण इसका देखेंगे, हरि प्लस ए, तो क्या है लिखा हुआ है, हरि प्लस ए, तो हरि क्या है, द्विवचन है और दीर्घ इकारांत भी है, तो ये प्रगृह हो गया। और उसके तुरंत बाद में ए क्या है, स्वर, उसके तुरंत बाद में अगर स्वर आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस का साइन ही हटाना है, ये हरि और ए तो हो जाएगा। प्रकृति भाव का अर्थ है कोई भी संधि ना होना, है ना, कोई भी संधि ना होना, सिर्फ ज्यों का त्यों रहना, है ना। तो हरि और एतो, हरि एतो हो गया, तो ज्यों का त्यों ही तो है। और इसमें देखिए क्या है, विष्णु प्लस इमो, विष्णु प्लस इमो यहाँ पे गलत लिख गया है, दीर्घ उकारांत, विष्णु प्लस इमो,
तो यहाँ दीर्घ उकारांत है और उसके तुरंत बाद में स्वर, स्वर ई, ई क्या है, ई स्वर ही है, ई क्या है, स्वर है। तो दीर्घ दीर्घ इकारांत या उकारांत हो या ए हो और वो द्विवचन में हो, द्विवचन में हो तो ये देखिए विष्णु का ये विष्णु द्विवचन होता है और इसके तुरंत बाद स्वर आ गया तो विष्णु इमो कोई चेंजिंग नहीं। पचेते इमो, पचेते इमो, भानु एतो, भानु एतो है ना, यहाँ पे दीर्घ रहेगा, भानु एतो, ठीक है। भानु प्लस एतो, भानु एतो हो जाएगा। विशेष क्या है, दीर्घ इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है, अतः हरि विष्णु गंगे की प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा होने के कारण यहाँ प्रकृति भाव हुआ है। प्रगृह संज्ञा वही होगी जो पहली बात तो दीर्घ इकारांत हो, यानी बड़ी ई का अंत जिसके अंत में बड़ी ई आए, जिसके अंत में बड़ा ऊ आए और जिसके अंत में ए आए। पहली तीनों कंडीशन ये, और दूसरी बात ये कि वो द्विवचन हो तो वहाँ पे प्रगृह संज्ञा हो जाती है। और उसके तुरंत बाद में अगर कोई स्वर आ रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं होती है, आपका प्रकृति भाव संधि हो जाता है। अगर नहीं तो जानते हो क्या होता है, नहीं तो क्या होता है, हमने आपको बताया था कभी भी ई या बड़ी ई के बाद में अगर कोई स्वर आ जाए तो उसका यण संधि के हिसाब से या हो जाता था। यण संधि हमने आपको पढ़ाया था कि अगर ई और ई के बाद में कोई स्वर आ जाए, ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद में अगर कोई स्वर आ जाए तो या हो जाता था। ई का या, ऊ का वा, है ना, लृ का ला, ये यण संधि का उदाहरण था। लेकिन जब भी प्रगृह संज्ञा होगी, ध्यान देने की बात यह है कि जब भी प्रगृह संज्ञा होगी तो प्रगृह संज्ञा उसी कंडीशन में होगी जब आपका आपका आपको दिखेगा कि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। इसमें सब में देखिए भानु एतौ, है ना, भानु एतौ, तो आपको दिख रहा है कि ये अलग अलग है। तो अगर उसके अनुसार देखते तो ई के बाद में ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी स्वर आने पर यण संधि में ई का या हो जाता था। तो यहाँ क्या है, दीर्घ ई है और यहाँ पे क्या है, ये भी स्वर है तो या होना चाहिए था। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए था, ध्यान देखिए, हरि प्लस एतौ, है ना, हरि प्लस एतौ। तो अगर अगर ये प्रगृह ना होता, अगर ये प्रगृह ना होता, प्रगृह ना होने पर यण संधि हो जाता। कैसे, यहाँ पे देखिए ई या बड़ी ई आ रहा है, ई या दीर्घ ई आ रहा है और दीर्घ ई के बाद में ए आ रहा है। तो ए क्या है, ए एक स्वर है, ए क्या है, एक स्वर है। तो हमने आपको यण संधि में बताया है कि ई के बाद में ई या मतलब ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पर ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। लेकिन प्रकृति भाव संधि में क्या ध्यान रखना है, प्रकृति भाव संधि में ये ध्यान देना है कि अगर संज्ञा प्रगृह है, प्रगृह का मतलब हो गया कि जिसके अंत में बड़ी ई हो और या तो बड़ा ऊ हो। तो अगर प्रगृह है तो ऐसा नहीं होता। तो अगर अगर यहाँ पे देखो, अगर वैसे देखा जाता, अगर ये प्रगृह ना होता, अगर ये प्रगृह संज्ञा ना होती तो क्या होता, इसको ऐसे तोड़ते ना, हर और ई प्लस एतौ, प्लस क्या होता, एतौ। तो यहाँ पे क्या होता, ये हर, भाई ये तो दीर्घ ई है और ए है, ये तो स्वर, ये क्या बन जाता, ये या बन जाता। और या और यहाँ पे जो मात्रा होती है वो लगा लेते हैं, है ना, और तव हो जाता। और यहाँ पे अब अगर इसको सबको जोड़ते तो ह है और ये आधा रा कहाँ जाता है, ऊपर लगने, तो ये हो जाता हरिएतव। उस नियम से, यण संधि के नियम से हरिएतव हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यह प्रगृह है इसलिए ये नियम काम नहीं करेगा। ये इसलिए क्या करेगा, ये नियम काम नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, हरिएतव हो जाएगा। ठीक है, हरियोतव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अगर प्रगृह संज्ञा है तो आपका हरि प्लस एतव दोनों साथ साथ लिख लिया जाएगा, है ना। यहाँ पे यण संधि नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे भी ई के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है और आपका यण संधि बोलता है कि ई के बाद में अगर कोई भी स्वर आ रहा है तो या, यहाँ भी ई के बाद में एक स्वर आ रहा था पर या नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रगृह संज्ञा थी। अगर प्रगृह संज्ञा है और उसके बाद में ये कोई भी स्वर आ रहा है तो वहाँ पे प्रकृति भाव संधि होती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। बने रहिए, जुड़े रहिए स्टडी शाला 2.0 के साथ में। आगे हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपका स्वर संधि का पार्ट खत्म होता है।
स्वर संधि में 8 प्रकार की संधियाँ थीं। तो हमने आपको दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, है ना, अयादि, पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, ये 8 संधियाँ हमने कवर कर लिया है। इसको आप जितने भी हमने सिर्फ एग्जाम्पल बताए हैं, सिर्फ उतने एग्जाम्पल भी आप पढ़ लोगे तो लगभग वही सारे एग्जाम्पल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगली क्लास जो क्लास नंबर 16वीं होगी वो व्यंजन संधि से स्टार्ट करेंगे हम। उसमें इश्चित्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, इन सब संधियों की चर्चा करेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को हम लोग जो इम्पोर्टेंट हैं उनको लेंगे, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से करिए और क्लास को शेयर करिए और थोड़ा सा भरोसा जो है बनाइए स्टडी साला 2.0 पे, है ना। क्योंकि क्लास हम लोग आपकी कवर कर रहे हैं। यूपी टेट तक आपका कोर्स कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हम और हमारी टीम की है। थोड़ा अंकित सर की का स्वास्थ्य, थोड़ा स्पाइनल प्रॉब्लम है तो वो उनकी दवा चल रही है, थोड़ा बेड रेस्ट डॉक्टर ने बता रखा है। क्या बताएं कि थोड़ा सा क्लास नहीं हो पा रही है उनकी, तो ऐसा नहीं है, क्लास उनकी भी रेगुलर होगी। थोड़ा सा आराम मिलते ही हम लोग, बिल्कुल समझ लीजिए एक मन में ये जिज्ञासा है कि हम अंकित सर आके क्लास लें, है ना, आपकी क्लास रेगुलर हो। लेकिन क्या होता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। अभी मैं जब आया बेड पे ही थे, बातचीत होने लगी कैसा है स्वास्थ्य, तो थोड़ा रिकवर हो रहा है, होते ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी उनकी भी। और तो बस आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। ओ